तो आज के सुबह के सत्र में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जो भी आपकी मानसिक अवस्था है या जैसे भी हमारा मन है, वो कहीं ना कहीं हमारे इस मस्तिष्क और मन के संबंध के साथ में जुड़ा हुआ है। जो भी हम फील करते हैं, जो भी हमें अनुभव होता है, जो भी हम रोज के जीवन में, या हम कह सकते हैं कि अभी जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हमारा शरीर जो चल रहा है वो मस्तिष्क के नियंत्रण में चल रहा है, क्योंकि वो उसका वो मेन फंक्शन है कि हमारे शरीर को वो निरंतर चलाने के लिए वो मदद करता है। तो इस तरह से जो ध्यान हम कर रहे हैं, एक प्रकार से ये शरीर की सजगता का अ, एक केंद्र है, जिसको हम मस्तिष्क कहते हैं, क्योंकि शरीर की सजगता या शरीर का जो भी कार्य जो है, मन केंद्रित जितना है उतना ही वो ब्रेन मस्तिष्क से केंद्रित है। जब हम कहते हैं कि हम सब कुछ मन से होता है, लेकिन मन मस्तिष्क के माध्यम से शरीर को नियंत्रित करता है या वो कृति में लाता है। और इसलिए मस्तिष्क का जो कुछ भी अभ्यास है, उसके हम समीप जाना चाहिए और समझना चाहिए कि मस्तिष्क क्या है और कैसे वो कार्य करता है, ताकि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें और साथ साथ में हम मन को और गहराई में समझ सकें। तो आज हम आधुनिक मनोविज्ञान और मस्तिष्क, या जिसे हम अंग्रेजी में ब्रेन कहते हैं, जिसका भी चित्र मैंने आपको दिखाया है, 3 हिस्से में उसको बांटा जाता है। जो पहला हिस्सा है जिसको फ्रंट मस्तिष्क कहते हैं, बीच का हिस्सा है उसको मध्यम मस्तिष्क कहते हैं, और जो आपका आखिरी हिस्सा है जो आपके स्पाइन कोड के साथ में और पूरे शरीर में जितने भी हमारी नर्व सिस्टम है उसके साथ में जुड़ा रहता है, उसको आखिरी हिस्सा या अंत पार्ट कहते हैं। उसी प्रकार से जो हमने कल मनोविज्ञान की जो परिभाषा देखी थी वैज्ञानिक लोगों की, जिसमें सिगमंड फ्राइड ने जिन्होंने मन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो ऊपरी भाग जो है वो जिसको हम सचेत मन कहते हैं, मध्यम भाग जो है अर्ध जागरूक मन कहते हैं, और नीचे का जो हिस्सा जो है वो अजागरूक मन कहते हैं। अपने वीडियो को ऑन रखें, सभी लोग अपने माइक को म्यूट करें और वीडियो को ऑन रखें। तो ये 3 हिस्से जैसे शरीर के मस्तिष्क के हैं, वैसे ही मन के 3 स्तर मनोविज्ञान ने बताए हैं, और उसी का ही एक हम जानकारी लेके, आधार लेके आज हम ध्यान का सराव करने वाले हैं, ताकि हमें अपने अनुभव के स्तर पे समझ में आए कि मनोवैज्ञानिक क्या कहना चाहते हैं और हम क्या समझ पा रहे हैं। क्योंकि हमारी समझदारी तो हमारी खुद की ही होती है, भले मनोवैज्ञानिक या न्यूरोसाइंस ने या साइंटिस्ट ने जो भी बताया है वो उनका एक अपना अवलोकन है, उनका एक अनुभव है, लेकिन हम अपने स्तर पे कैसा अनुभव ले सकते हैं, समझ सकते हैं, ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी को आज हम इस ध्यान के माध्यम से क्या कहते हैं पूरी करने का हम प्रयास करेंगे। क्योंकि वो जो मस्तिष्क है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, वो जो मन है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, वो हमारे पास में है, और हम काफ़ी अच्छे कह सकते हैं कि हम जानकार हैं। हम लंबे समय से ध्यान कर रहे हैं, और इसलिए हमारे पास में कायानुपश्यना के माध्यम से हम शरीर को जानते हैं। मन को हम बहुत गहराई से देखने का प्रयास करते हैं, इसलिए हमारे लिए अधिक संभव है कि हम इस आधुनिक परिभाषा है, आधुनिक जो जानकारी है, या जिसे हम कह सकते हैं कि जो संशोधन हुआ है, उसका अनुभव हम निश्चित अपने ध्यान के माध्यम से अपने आप को या अपने शरीर की जो कुछ क्षमता है या कार्य है या मन का जो कार्य है, उसको हम समझने का, देखने का प्रयास करेंगे। तो इसको हम चार स्तर में हम ध्यान करने वाले हैं। पहले स्तर में हम अपना जो सचेत मन है उसको हम
चिंतन करेंगे, अनुभव करेंगे। दूसरे स्तर में हमारा जो अजागरूक मन है, अर्ध जागरूक मन है, उसको हम अनुभव करेंगे। और तीसरे स्तर में अजागरूक मन है, उसको हम अनुभव करेंगे। और आखिरी में इन तीनों स्तर के मन का हमारे मस्तिष्क के साथ में जो 3 स्तर है उसके साथ में क्या संबंध है, उसको हम देखने वाले हैं। एक प्रकार से कल जो हमने अभ्यास किया था कि मन क्या है और मस्तिष्क क्या है, और हमने ये भी थोड़ा समझने का प्रयास किया था कि दोनों का संबंध क्या है। बस ये जो विषय जो कल हमने थोड़ा शब्दों में या जानकारी में जो कुछ भी हमने समझा है, उसी का एक प्रकार से एक प्रयोग है कि जो आज हम ध्यान के माध्यम से उसको देखने वाले हैं। देखने का कार्य जो है वो हमने अनेकों बार किया है। जैसे हम सांस को देखते हैं, उसको जैसा है वैसा देखने का प्रयास करते हैं, हमारी स्मृति से, हमारी एकाग्रता से, हमारी समझदारी से। तो हमारे पास में स्किल है, हमें पता है कि कैसे देखना है। अभी सिर्फ यहाँ पे एक विषय अलग हुआ है या विषय का एक बदलाव हुआ है, हाँ, जिसमें हमारा आधुनिक परिभाषा का जो मन है, आधुनिक वैज्ञानिक लोगों ने जो मन की परिभाषा की है, हाँ, उसके आधार पर हमें देखना है। और साथ साथ में जो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है जिसको मस्तिष्क कहते हैं, उसका उसके साथ में कैसा संबंध होता है। हमारे अनुभव के स्तर पे कुछ हमारी पहले की जानकारी हमारे पास में है, या कुछ चीज़ें हमें अभी अनुभव हो सकती है कि हाँ, इस प्रकार से हमारा जो मन जो काम करता है कि हम इस ध्यान के माध्यम से हमें समझना है। चिंतन और अनुभव जो है ये हमारे रोज के जीवन का एक मार्गदर्शक तत्व है। हम हमेशा चिंतन करते हैं, जो भी विषय हम सुनते हैं उसके अलग अलग पहलुओं को देखते हैं, और उस पहलुओं को देखते देखते हम सजगता के साथ, हाँ, उसका अनुभव करते हैं। तो हमारी सजगता और अनुभव और सजगता ये एक प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण साधन है या मार्ग है, जिसके माध्यम से हम हर एक कार्य करने का हम प्रयास करते हैं। और यही जो जागृति जो है वो हमें यहाँ पे भी इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे ऐसा कोई नया, पूरी तरह से कुछ नया हम सीख रहे हैं ऐसा नहीं है। जो हमारे पास में है उसी जानकारी, उसी अनुभव के साथ हमने एक नया प्रयोग करना है कि हम इस बारे में भी अधिक समझदार हो कि हमारा आधुनिक मनोविज्ञान का जो परिभाषित किया हुआ मन, वो क्या हमें समझ में आ रहा है, वो समझा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने हमारे ही मन को अधिक अच्छी तरह से विश्लेषण करके समझने समझाने का जो प्रयास किया है, तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। उनकी जो खोज जो है वो मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके पहले जब मनोविज्ञान नहीं था, बौद्ध धर्म तो आत्मा परमात्मा व अंधश्रद्धा को नहीं मानते थे, लेकिन जितने भी अबौद्ध दर्शन है, फिर वो किसी भी प्रकार का दर्शन हो, किसी भी प्रकार के संप्रदाय धर्म हो, सभी इस प्रकार से आत्मा परमात्मा अंधश्रद्धा या ऐसे बहुत सारी बातों को मान के अपने जीवन को व्यर्थ और दुखी बनाते थे। ये मनोविज्ञान का एक अपना क्षेत्र है कि जिसमें मन की जो गहन अभ्यास करते करते वो वैज्ञानिक रूप में उसको परिभाषित करना और लोगों को उस अंधश्रद्धा से, उस मन की जो दूषित भावनाओं से मुक्त करने के लिए बहुत सारा अध्ययन इस मनोविज्ञान ने किया है। तो ये मानव जाति के लिए सबसे बड़ी देन है। अगर हम बौद्ध धर्म के परिप्रेक्ष्य में वही कार्य करते हैं जिस प्रकार से मनोवैज्ञानिक अपने उस अभ्यास के माध्यम से लोगों को समझाते हैं कि मन में जो भी परेशानी या दुख आता है वो किसी ईश्वर आत्मा परमात्मा से नहीं, बल्कि उसके स्वयं की जो प्रक्रिया है, स्वभाव है, या उसकी जो कुशलता है अकुशलता है जो बुद्ध ने बताई है, उसी के आधार पर मन प्रतिक्रिया और प्रतिसाद देता है, और उसकी असर हमारे मस्तिष्क में होती है। और मस्तिष्क फिर अपने शरीर को नियंत्रित करता है। फिर उसमें
उस नियंत्रण में स्वास्थ्य होता है या उस नियंत्रण में बीमारी होती है। अगर शरीर में अगर स्वास्थ्य है, इसका मतलब हमारा मस्तिष्क जो है उस कुशल मन के साथ में संपर्क में आ रहा है, और कुशल अकुशल मन के साथ में अगर संपर्क में आ रहा है तो उसी प्रकार से हमारा मस्तिष्क जो है हमारे शरीर को एक प्रकार से गति दे रहा है, जिसको हम बीमारी या समस्या कहते हैं। तो एक प्रकार से वैज्ञानिक सोच हमारी बुद्ध से आई हुई हमारे लिए सबसे बड़ी देन है, और उसी ही शिक्षा का आज के आधुनिक मनोविज्ञान ने पूरी तरह से इस्तेमाल किया है, और जिसके कारण बौद्ध ध्यान परंपरा को अपने थेरापीज़ में या काउंसलिंग में या लोगों को दुखों से मुक्त करने के लिए बहुत सारी ध्यान साधनाओं का वो अध्ययन करके उसका एक उपचार के तौर पे उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम माइंडफुलनेस कहते हैं या मेता भावना कहते हैं, एक्सेप्टेंस कहते हैं कि हमने स्वीकार करना चाहिए, ग्रहणशील रहना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। ये सभी जो गुणों के आधार पर बहुत सारी थेरापीज या ट्रीटमेंट मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में की जाती है। तो इस प्रकार से हम सही में बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक बन सकते हैं, और क्षमता हम में है, ताकि हम लोगों को काउंसलिंग करें, हीलिंग करें, या हम अलग अलग मेडिटेशन के माध्यम से हम लोगों को थेरापी दें, ताकि बौद्ध शिक्षा के साथ साथ या मनोवैज्ञानिक शिक्षा ही बौद्ध धर्म की शिक्षा है। इस प्रकार से अगर हम अपने आप को देखते हैं तो हम बहुत खुले मन से जो अबौद्ध लोग हैं या जो इस परेशानी से गुजर रहे हैं उनको हम मदद कर सकें। तो चलिए हम इस ध्यान का अभ्यास करने जा रहे हैं 4 स्तर पे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पहले स्तर पे हम अपने सचेत मन को देखेंगे, दूसरे स्तर में हम अर्ध जागरूक मन को देखेंगे, और तीसरे स्तर में हम अजागरूक मन का अवलोकन करेंगे। और बहुत ही जागृति से और सजगता से समझदारी के साथ हमें करने का प्रयास करना है, जिस प्रकार से हम बाकी ध्यान का अभ्यास करते हैं। तो अपने शरीर को एक अपनी अच्छी बैठक दे दीजिए। अभी हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ध्यान के लिए अपने आप को तैयार करना है। हो सकता है जो अपनी गर्दन है उसको थोड़ा एक्सरसाइज दीजिए, क्योंकि गर्दन के ऊपर का हिस्सा है वही मस्तिष्क का जगह है, जहाँ से हमारी नर्व सिस्टम या हमारी जो इंद्रिय जो है, जैसे कि आँख है, तो आँख से ब्रेन के साथ बहुत नज़दीक का कनेक्शन है। कान है, नाक है, जीभ है, और त्वचा पूरे शरीर में जो हमारे 5 इंद्रिय की जब हम बात करते हैं, तो ये 5 इंद्रियों के माध्यम से ही एक प्रकार से संदेश जो है, डेटा जो है हमारे मस्तिष्क में जाता है, और वो डेटा उस मस्तिष्क की जो अलग अलग स्टेजेस है, उस स्टेजेस से या न्यूरॉन्स का पूरा नेटवर्क है जो जानकारी को एनालिसिस करता है, स्टोर करता है या स्मृति में रखता है, और उसके माध्यम से जो एक रिएक्शन हमारे साथ में अभिव्यक्त होता है वही हमारा बिहेवियर बन जाता है। अगर आपको कोई सेंसेशन अगर अच्छी नहीं लगती है तो आप रिएक्ट करते हैं, और सेंसेशन कोई आपको अगर अच्छी लगती है तो उसका आनंद और प्रतिसाद देते हैं। तो ये जो मैकेनिज़्म जो है जिसमें हम द्वंद्व में हमेशा सुख और दुख के द्वंद्व में रहते हैं, तो ये इसका जो कनेक्शन जो है हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के साथ में उसका कनेक्शन है, और इसका कनेक्शन हमारे मन के साथ है। मन को देखते हुए हमें अपने पूरे शरीर की जो गतिविधि को भी हमें समझना है। तो मस्तिष्क को देखने के लिए हमें अपने गर्दन की जो एक्सरसाइज थोड़ा कर लीजिए, ताकि हमें इस तनाव से मुक्त हो जाए, क्योंकि सब कुछ तनाव हमारे गर्दन के आसपास में ही रहता है अगर देखा जाए, क्योंकि हम गर्दन की एक्सरसाइज या उसको हलन चलन बहुत कम करते हैं। जैसे हम बैठे होते हैं या जैसे चलते हैं उसी गति में हमारी गर्दन रहती है। हाँ, थोड़ी एक्सरसाइज कर लीजिए, नीचे ऊपर कर लीजिए, साइड टू साइड करिए, राउंड करिए, और आपके शोल्डर जो है उसको थोड़ा मूव करिए। इससे हमारी जो नर्वस सिस्टम जो है वो थोड़ी रिलैक्स हो जाती है, और नर्व सिस्टम का रिलैक्स होना ध्यान में बहुत ही, जिसको हम कहते हैं ना कि सुखद, और ध्यान की बैठक जो है वो हमारे दोनों पैर, हाथ और जो पीछे का जो नर्व सिस्टम जो है वो एक बैलेंस में आने से हमारी ध्यान की बैठक बहुत ही
सुखद और तनाव मुक्त हम कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आंखें बंद करिए और अपनी जागृति जो शरीर की है और सांस की जागृति को बनाए रखें। ध्यान के प्रयास में हम अभी शुरू कर चुके हैं। हमारी आंखें बंद हैं और हमारा ध्यान धीरे धीरे सांस की तरफ और अपने शरीर के बैठक की तरफ अवलोकन कर रहा है कि हम दोनों पैर, हाथ, हमारी गर्दन, हमारा चेहरा, मस्तिष्क और शरीर के सभी अंग तनाव मुक्त है। अगर कहीं तनाव दर्द हो रहा है तो उसको थोड़ा स्पर्श करके या मसाज करके उसको रिलैक्स कर दीजिए। धीरे धीरे हम सांस को वैसे ही देख रहे हैं जैसे वो सांस आ रही है और जा रही है। उसकी गति को महसूस करें, उसके आने जाने को महसूस करें, जैसे कि हम सांस के साथ में ही मन को देख पा रहे हैं। सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। हमारे विचार और सांस और विचार एक रूप हो रहे हैं। यही वर्तमान की सजगता है। जैसे जैसे हम सांस को देखते हैं वैसे वैसे हमारे विचार, हमारा मन शांत होने लगता है। हम ध्यान के लिए उत्साहित है, प्रेरित है, श्रद्धावान है। ध्यान का उद्देश्य हमारे स्मृति में है। जो ध्यान हम करने जा रहे हैं इसमें हमारी मन की और मस्तिष्क की सजगता का विकास होने वाला है। हम आनंदित है, प्रसन्न है जो हम करने जा रहे हैं, जिसका अनुभव लेने जा रहे हैं। यही हमारी पूर्व तैयारी है कि हम ध्यान के लिए अभी तैयार है। अभी हम अपने मन के स्वरूप को जानने का प्रयास करने जा रहे हैं। हमने देखा है या समझ में आ रहा है कि हमारा मन भौतिक रूप का नहीं है, वो अभौतिक है। ऐसे अभौतिक मन को देखने के लिए हमारे पास एक कल्पना का आधार लेके हमें अपने मन को समझना है।
जैसे कि मनोवैज्ञानिक इस उदाहरण को हमें बताते हैं कि हमारा जो मन है वो मन विशाल ऐसे बर्फ की पर्वत की समान है। और जो हमें ऐसा दिखाई दे रहा है या समझ रहे हैं कि हमारा मन जितना बाहर ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है उतना ही या उससे अधिक वो उसके भीतर अंदर छुपा हुआ है। सिगमंड फ्राइड ने इसको मन को देखने का ये जो अनुभव है ये समझाते हुए हमें अपने मन को देखने का मार्ग दिखाते हैं। जिसे आइसबर्ग थ्योरी कहते हैं कि जैसे विशालकाय हिमा हिम पर्वत समंदर में दिखाई दे रहा हो, जो ऊपर का हिस्सा लेकिन उसका अधिकतर हिस्सा उस समंदर के पानी के भीतर है। ऐसा ही कुछ हमारा मन है। इसी मन को उन्होंने 3 हिस्सों में बांटा है। जो ऊपर की तरफ या पानी के ऊपर जो दिखाई देता है वो मन की सजगता का सजग चित्त का मन का अनुभव है। और उसके भीतर बीच का हिस्सा है वो अर्ध जागरूक मन है। और उसके नीचे सबसे बड़ा हिस्सा है वो अजागरूक है। अभी एक एक स्तर को हमें गहराई से देखने का और समझने का प्रयास करना है। इस चरण में हम ऊपरी चित्त का जो जागरूक मन है उसका हम अवलोकन करते हैं और अपने रोज के जीवन में उसका हम अनुभव लेते हैं। जो हमारा जागरूक मन है जिससे जो भी जानकारी हमारे पास में आती है आँख से, कान से, नाक से, जीभ से और त्वचा से, यही हमारे 5 इंद्रियों से होने वाले अनुभव में ही हम जागरूक मन को देख पाते हैं। कोई भी उदाहरण अपने जीवन का लीजिए कि जो हम जानते हैं और जान रहे हैं वो सभी इसी ही जागरूक मन का कार्य है। जैसे कि आप अभी बैठे हैं और आपको अनुभव हो रहा है कुछ सुनने का, कुछ जानने का अपनी कानों के
इंद्रियों के माध्यम से। और उससे जो आपको जानकारी मिल रही है, उससे जो आपको अनुभव हो रहा है, वो सजग और जागरूक मन से ही संभव हो रहा है। भी कुछ समय के लिए मैं कुछ भी बात नहीं करते हुए इस मन का हमें अवलोकन करना है, देखना है। ऐसे जितने भी अनुभव है जो अभी हमें हो रहे हैं या भूतकाल में हमने अनुभव लिए हैं, ये सभी इसी इंद्रियों के और जागरूक मन का ये कार्य है जिसका हमें अनुभव हो रहा है। अभी अपने आप उसको देखने का, जानने का, अनुभव करने का प्रयास करिए। जब तक मैं दूसरी बेल नहीं बजाऊं तब तक आप इस जागरूक मन के संपर्क में अपने अनुभव को, अपनी घटनाओं को सिर्फ 5 इंद्रियों के माध्यम से जानने वाली, अनुभव होने वाली सभी वेदनाएं, विचार, कार्य जो बचपन से लेके अभी तक हम कर रहे हैं, कर चुके हैं, वो सब कुछ इसी ही जागरूक मन की प्रक्रिया में, कार्य में आता है, जिसमें हमारा 2 या 3% मन इस्तेमाल होता है या हुआ है। ऐसे वैज्ञानिक लोगों ने खोज की है कि हमारा जागरूक मन 2 या 3% ही कार्यशील है, बाकी का मन अर्ध जागरूक और अजागरूक अवस्था में पड़ा है। देखिए अपने जागरूक मन के हिस्से को अपनी जागृति से अपने जीवन के घटनाओं का अवलोकन करते हुए महसूस करें कि मैं अपने जागरूक मन को समझ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। यही जागरूक मन का कार्य है जिसका हमें बोध हो रहा है।
ध्यान के दूसरे चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। जो हमें अनुभव हुआ है कि हमारा मन का ऊपरी हिस्सा पानी के तरंगों के जैसा है। जैसे तरंगे आती है और अनुभव देखे जाती है, ये हमारे मन का ऊपरी हिस्सा है जो रोज के जीवन में हम देखने से, सुनने से, गंध लेने से, स्वाद लेने से और शरीर के काया को स्पर्श होने से जो कुछ भी विचार, भावनाएं और कर्म घटित होता है, फिर हमारा चलना हो, बोलना हो, खाना हो, पीना हो या हमारा अभ्यास हो, सब कुछ अच्छा हो या बुरा हो, सब कुछ इस जागृत मन से ही हमारा विकास हुआ है। हमें जो शिक्षा, संस्कार, जो कुछ भी हमने लिया है अपने आप को एक अच्छा मनुष्य होने के लिए, हमने जो प्रयास किया है वो यही जागृत मन है। लेकिन सिर्फ 2% या 3% हम मनुष्य हैं। ये हमारे चेतना का सिर्फ छोटा हिस्सा है जिसका हमें अनुभव होता है। हमारे मन का और गहरा हिस्सा है। मनोवैज्ञानिक फ्राइड बताते हैं कि जो बीच का हिस्सा है, जो अर्ध जागरूक है, जो जागरूक भी नहीं है और अजागरूक भी नहीं है, ऐसा बीच का हिस्सा जो हमारे रोज के कार्य को और प्रभावित करता है, जो स्मृतियाँ इसी अर्ध जागरूक मन में संग्रहित होती है। और इसी मन के आधार पर हमारा जागरूक मन कार्य करता है। हमारी प्रतिक्रिया इसी अर्ध जागरूक मन से जागरूक मन में अभिव्यक्त होकर शरीर और वाणी से अभिव्यक्त होती है। क्या इसे हम समझ पाते हैं, समझ रहे हैं? जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर कोई हमारा अपशब्दों से अपमान करता है, या कोई हमें गाली देता है, तो जागरूक मन उसे सुनता है और अर्ध जागरूक मन उसको प्रतिक्रिया देता है, उसको भी गाली देने की, क्योंकि जैसा उसने मेरे साथ किया है वैसा ही मैं करूं। और इसी प्रकार से निरंतर द्वंद्व, दुख से दुख की तरफ, द्वेष से द्वेष की तरफ, आसक्ति से आसक्ति की तरफ हमारा मन चले जाता है। ये हमारी नकारात्मक स्मृतियाँ हैं
जो बचपन से लेकर अभी तक हमारे अर्ध जागरूक मन में पड़ी हुई है। इसी से हमारा अहंकार निर्माण होता है कि मुझे ये पसंद है तो मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा ही रहूँ, ऐसा ही मैं सोचूं, ऐसा ही मैं करूं, और वैसा ही हम करते रहते हैं। ये सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। अगर कोई हमें अपशब्द कहता है तो हम उसे सहन कर लेते हैं और हम उसी प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं, अपने आप को दबाने की, हीनता भाव में जाने की। हमारी अच्छाई और बुराई दोनों कर्म, दोनों विचार, दोनों भावनाएं अर्धजागृत मन से जुड़ी हुई है, जो निरंतर प्रतिक्रिया देती है। और वो प्रतिक्रिया लड़ने की होती है या भागने की। या डरने की। इसी प्रतिक्रिया में हमारा अर्ध जागरूक मन कार्य करता है। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? ऐसी कुछ घटनाएं आपके जीवन में आप देख पा रहे हैं? यही हमारे बीमारियों का कारण है। यही से चिंता, यही से भय, सब कुछ इसी मन के साथ हम प्रतिक्रिया मन से उसको बढ़ाते रहते हैं। यही अर्धजागरूक मन हमारी स्मृतियों का भंडार है, जो हमने उसको जैसा बनाया है वैसा ही मन हमारा बना है। अपने अर्धजागरूक मन को समझने का प्रयास करें। यह अर्धजागरूक मन अजागरूक मन से भी जुड़ा हुआ है और जागरूक मन से भी। ये बीच का मन है। इसको ही बौद्ध धर्म में क्लिष्ट मनोविज्ञान कहते हैं। क्लेशों से भरा हुआ, अहंकार से भरा हुआ, मैं की धारणा से चिपका हुआ, यही अर्धजागरूक मन है, जो जागरूक मन से वो निरंतर प्रतिक्रिया देता है। जिसका हम बाद में अभ्यास करने वाले हैं। उसका आधुनिक मनोविज्ञान में जो अवलोकन किया है उसके आधार पर हमें अपने मन को समझने का प्रयास करना है।
कि हमारा अर्ध जागरूक मन किस प्रकार से कार्य करता है। हमारा संपूर्ण जीवन अर्ध जागरूक मन से प्रभावित है। हमारी सोच, हमारे कर्म, हमारी पसंदी नापसंदी, हमारी सफलता विफलता, सुख दुख, व्यक्ति, समाज, परिवार, सब कुछ इसी मन से व्यवहार होता है। जो समाज में, जीवन में जो कुछ भी हमें असमानता, दुख, परेशानी दिखाई देती है, वो इसी अजागरूक अर्धजागरूक मन की प्रतिक्रिया से ही होता है। जैसे बुद्ध ने कहा है कि सभी कर्म हमारे मन के धर्म से उत्पन्न होते हैं। उसी मन की परिभाषा अर्धजागरूक मन ने हमें देखनी है, समझनी है। जैसे कि समंदर के ऊपरी हिस्से से थोड़ा गहरा हिस्सा, या जिस हिमालय हिम पर्वत को हम देख रहे हैं, जिस पानी के स्तर पर और उसके थोड़ा भीतर जो मन का स्तर है, वही अर्ध जागरूक मन है, जो जागरूक मन से निरंतर प्रभावित और उसको प्रतिक्रिया देता है। जो भी हम जागरूक मन से कर्म करते हैं, वो अर्धो जागरूक मन में संग्रहित हो जाता है, जिसको हम स्मृतियाँ कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। और उसी ही मेमोरी के आधार पर जागरूक मन में फिर से कोई संवेदना होती है, तो उस संवेदना को अर्ध जागरूक मन प्रतिक्रिया देता है। यही द्वंद्व है हमारे जीवन में, हमारे कर्म में। इसी मन के आधार पर सब कुछ घटित होता है। कोई भी विचार देखिए, कोई भी घटना देखिए, उसके भीतर इसी मन का व्यवहार है, इसी मन का कार्य है। हमारा जो भी व्यक्तित्व है, वो इसी मन के आधार पर बना है। हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार, या हमारा सुख और दुख, सब कुछ ये कुछ समय के लिए अपने आप, अपने अनुभव से देखने का प्रयास करिए।
ध्यान के तीसरे चरण में हमारे अंतिम और गहरे अजागरूक मन का अवलोकन करना है। जैसे कि हिम पर्वत जो हमें ऊपर और मध्य में जितना दिखाई देता है, उससे 90% भीतर है। इतना गहरा हमारा मन विशाल, जिसमें अनंत हमारी वासनाएं हैं, छुपी हुई है, दबी हुई है। ये वासनाओं का घर है, संस्कारों का घर है। सभी बीज इसी ही मन में छुपे हुए हैं। ये हमारे मन का रस से भरा हुआ अनुभव है। जो कुछ भी हम हैं, हमारा जन्म, कर्म, सुख और दुख, सभी इसी अजागरूक मन की गहरी संस्कारों से प्रभावित है। हमारा जागरूक और अर्ध जागरूक मन भी इसी मन से प्रभावित है। इसी मन से जुड़ा हुआ है। इसी मन को समझने के लिए बुद्ध ने हमें अनेक प्रकार के ध्यान साधनाओं का मार्ग दिखाया है। हमारी सुप्त सभी इच्छाएं, सभी भावनाएं, उपासनाएं, जो कुछ भी हमारे अर्ध जागरूक मन और जागरूक मन में आती है, वो इसी मन के भीतर से आती है। कभी कभी हमें लगता है कि मैं जो नहीं सोच रहा हूँ वो भी कहाँ से आता है। फिर वो भय हो सकता है, चिंता हो सकती है, या कुछ दुर्भावना हो सकती है। कुछ भी होता है, सब कुछ इस ही मन के गहराई से आता है, क्योंकि ये हमारे मन का सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसको हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, जो हमारे भावनाओं का, हमारे कर्म का मूल
आधार ही हमारा अजागरूक मन है। अनेक जन्मों के संस्कार इसी मन में संग्रहित है, जिसे बौद्ध धर्म में आलय विज्ञान या स्टोर हाउस कहा जाता है। हर एक मनुष्य की चेतना मन इसी ही अनुभव से क्रिया प्रतिक्रिया देता है। ये निरंतर बहने वाला प्रवाह है, भीतर से ऊपर, ऊपर से भीतर। हमारे सभी सुख दुख, सफलता विफलता, यश अपयश हमारे ही मन का आधार है। ये हमारा मन बहुत ही अशुद्ध रूप में अंधकार में हमें दिखाई देता है। लेकिन उस अंधकार मन में भी कुछ प्रकाश के किरण भी दिखाई देते हैं। कुछ संभावना भी दिखने लगती है, उसे समझने की, देखने की, उससे बाहर आने की। और उसी के कारण हम जागरूक मन से कुछ न कुछ अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। और जो नहीं करते हैं वो अपनी मानसिक बीमारियों के साथ में ग्रस्त हो जाते हैं। तनाव आने लगता है, डिप्रेशन, भय, ये सभी मानसिक और शारीरिक बीमारियों का जड़ हमारा अजागरूक मन है। जो भी विचार हमारे मन में आते हैं इसी मन के प्रभाव में आते हैं। अभी जो हम सोच रहे हैं और जो नहीं सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं वो जागरूक मन का कार्य है, और जो हम नहीं सोच रहे हैं फिर भी विचार आ रहे हैं तो वो अजागरूक मन का कार्य है। क्योंकि वो सभी विचार हमारे अजागरूक मन के साथ में जुड़े हुए हैं, भविष्य के और भूतकाल के। ऐसा हो गया, बुरा हुआ, पश्चाताप, भय, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, कैसे होगा। ये सभी कल्पनाएं, सभी विचार अगर हमारे मन में आके हमें परेशान करते हैं तो आते हैं ये कहाँ से? ये बाहर से नहीं आते हैं, ये हमारे अजागरूक मन में पड़ी हुई जो हमारी
वासनाएं हैं, सुख इच्छाएं हैं, हमारी अकुशलता है, हमारे कर्म के संस्कार हैं, उस मन से आते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि हमारा दुख बाहर से नहीं, हमारे भीतर से आता है। हमारे ही मन से आता है। जो इसे सजगता से नहीं देखता है, वही इस मन का वो शिकार हो जाता है। हम जागृति से देख रहे हैं कि हमारा अजागृत मन क्या करता है, क्या क्या हमारे अजागृत मन में पड़ा है। और उस जागृति के प्रकाश में हमारे भीतर जितनी बुराइयां दिखाई देती है, उससे कई गुना अच्छाई भी दिखाई दे रही है। यही ध्यान का अनुभव है कि हम जैसा है वैसा देख पा रहे हैं। सूक्ष्म और गहराई में हमारा मन क्या है और कैसे है, इसका अनुभव ही हमारे ध्यान का लक्ष्य है। जैसे कि समंदर के भीतर हम प्रवेश करते हैं, गहरे पानी में, और बहुत कुछ हमें जो ऊपर रहने से दिखाई नहीं दे रहा था, वो अभी हमें दिखने लगा है। उस गहरे पानी में प्राणी भी है, डर भी है, भय भी है, लेकिन कुछ मूल्यवान रत्न भी है। जो कुछ भी हम सकारात्मक कर्म करते हैं, वो इसी मूल उद्देश्य से, जो हमारे अजागृत मन में कुशल हेतु है, उसके कारण हमारे कर्म होते हैं। और हमारे जो अकुशल हेतु है, लोभ द्वेष मोह, उसी के कारण हमारे अकुशल कर्म होते हैं। हमारा जैसा भी स्वभाव है, वो इसी हेतु से अर्ध जागृत और जागृत मन में हमारे जीवन को निर्धारित करता है कि हम क्या बने, कैसे बने। उसका पूरा अवलोकन हमें समझ में आ रहा है। फिर वो हमारे कर्म हो, स्वभाव हो, या सुख हो या दुख हो, सब कुछ
इसी हमारे मन के आधारित है, मन से उत्पन्न है, मनोमय है। मन ही केंद्र है हमारे कर्म का, हमारे सुख और दुख। ध्यान के अंतिम चरण में जो हमने इन तीनों स्तरों को हमने देखा है, इसका संबंध हमारे मस्तिष्क के साथ, मस्तिष्क के कार्य के साथ संबंधित है। हमारा मस्तिष्क जो सामने का फ्रंट हिस्सा है, वही हमारा सजग जागरूक मन का हिस्से का प्रभाव या संबंध इसे ही मस्तिष्क के कार्य के साथ है। हमारी बुद्धि और भावना जो प्रभावित होती है और हम सोचते हैं, निर्णय लेते हैं या सीखते हैं, सब कुछ इसी ही मस्तिष्क के कार्य से संभव होता है। जैसे मन में विचार आएगा, वैसे ही मस्तिष्क प्रभावित होकर अपने कार्य को और अच्छी गति से करता है। अगर विचार में अस्पष्टता है तो हमारे ब्रेन में भी संभ्रमित अवस्था निर्माण होती है और उसकी असर हमारे मस्तिष्क से होकर हमारे शरीर में भी होने लगती है। ऐसा हम अनेक बार देखते हैं, जिसके कारण हमारा ब्रेन का मध्यम हिस्सा स्मृति को संग्रहित नहीं कर पाता है। हम जल्दी भूल जाते हैं। भयभीत हो जाते हैं। क्योंकि अगर मन भयभीत होगा तो मस्तिष्क भी भयभीत होने लगता है। ये मस्तिष्क के मध्य हिस्से का भावनाओं का अंग है। जहाँ से हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर को भयभीत या लड़ाई या भागना, तीनों में से प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करता है। एक तो हम भाग जाए या लड़े या भय से वहीं पे रुक जाए। ये सभी प्रतिक्रिया जो हमारा शरीर इसी मध्यम मस्तिष्क के प्रभाव में आके कार्य करता है और ये मस्तिष्क हमारे मन के प्रभाव में रहता है। अगर इस मस्तिष्क के कार्य को अगर हमें सुधारना है तो हमारे मन के कार्य को हमें सुधारना पड़ेगा। इसलिए हमें ध्यान की ज़रूरत है, सजगता की ज़रूरत है, ताकि हम अपने मस्तिष्क के कार्य में सुधार ला सकें। और इसके बहुत सारे संशोधन हुए हैं, जिससे मन के कार्य में बदलाव हुआ है। और मस्तिष्क का आखिरी जो हिस्सा जो है अंतिम, ये हमारे अजागरूक मन के साथ में जुड़ा हुआ है। क्योंकि वही से हमारा जितने भी हमारी स्वयंचलित जो प्रक्रिया है, जैसे कि सांस लेना, हृदय का धड़कना,
रक्त का बहना, ये सभी स्वयंचलित हमारे शरीर की गतिविधियां है, वो नीचे के मस्तिष्क के साथ में जुड़ी हुई है। हम चलते हुए, बोलते हुए, सोते हुए, खाते हुए, ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये हमारे अजागरूक मन के साथ में जुड़ा हुआ है। अगर अजागरूक मन अजागरूक अवस्था में ही अगर रहता है, तो उसी प्रकार से हमारी मस्तिष्क की क्रिया हमारे शरीर को प्रभावित करती है। अगर अजागरूक मन को अगर हम जागरूकता में महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, तो मस्तिष्क में भी परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण हमारा स्वास्थ्य, हमारे शरीर की गतियाँ संतुलित और सुख देने वाली रहती है। हमारी बीमारियाँ सब कुछ हमारे मस्तिष्क और मन के साथ जुड़ी हुई है। हमारे कर्म, हमारा सुख और दुख इसी का ही आधार है, यही केंद्र है। इस प्रकार से हमारी मस्तिष्क की गतिविधि चलते रहती है, जैसे मन की गतिविधि चलती है। जो हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये जागृति की प्रक्रिया है। जब उसे हम नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं, तो अजागृति की प्रक्रिया है। और जब हम अजागरूक रहते हैं, तो यही मन और मस्तिष्क हमारे लिए हानिकारक होता है, दुख देने वाला होता है। और इसी मस्तिष्क और मन के प्रति अगर हम सजग हो जाते हैं, तो हम सभी हानियों से, परेशानियों से दूर होने का मार्ग मिल जाता है। यही ध्यान का अनुभव है, जो हम इस सराव में समझ पाए हैं, या हमने समझने का प्रयास किया है। धीरे धीरे अपनी सांस को, अपने शरीर को देखते हुए, इस ध्यान का जो कुछ भी हमें अनुभव हुआ है, समझदारी मिली है कि हमारा मन आधुनिक मनोवैज्ञानिक के आधार पर हम कैसे अनुभव करें, हमारे मस्तिष्क के साथ उसका किस प्रकार का संबंध है, इसके बारे में हमने देखने का, समझने का प्रयास किया है। और इसी के आधार पर हम अपने रोज के जीवन के जो कर्म है, स्वभाव है, व्यवहार है, उसको भी समझने का प्रयास करें। ऐसा संकल्प लीजिए, ताकि जो कुछ भी हमें अनुभव हुआ है, उस अनुभव को हम अपने जीवन में उसका आनंद ले सकें, और औरों को भी आनंदित कर सकें। सबे सता सुखी होंतु, सबे सता सुखी होंतु, सबे सता सुखी। साधु साधु।
बहुत बहुत साधुवाद। आज की सुबह के सत्र में आप लोगों का जो भी सहभाग रहा है और जो आपने सुना है, किया है और उसका जो अनुभव हुआ है, निश्चित ही एक क्या कहते हैं, एक नए अनुभव के तौर पे आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो प्रयास करिए कि इसको हमें समझना है, क्योंकि दोनों बातों के लिए हमें अपने आप को मोटिवेट करना है। समझ में आए तो और समझें, नहीं समझ में आए तो थोड़ा समझने के लिए अपने आप को खुला रखें, ताकि आने वाले सत्र में, रात का सत्र हो या फिर सुबह का सत्र हो, उसमें सही अर्थ से आप सीख सकते हैं और आने वाले 7 दिन के भीतर जो हम चाहते हैं, हमारा जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की तरफ हम कहीं ना कहीं हमें उसका अनुभव हो सके। तो आपके अनुभव को आप अपने डायरी में लिख के रखें और क्योंकि आपका मनोगत भी होगा, आपकी रिपोर्टिंग भी होगी, या कुछ सवाल है तो आप उसको भी लिख के रखें। और उस बात को आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं या इंडिविजुअली अगर आप मुझे भेज के कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप मुझे इंडिविजुअली भी दोपहर के बाद में कॉल कर सकते हैं 4 से 5 बजे के बीच में। तो बहुत बहुत साधुवाद। आज का सत्र यहाँ पे हम समाप्त करते हैं और फिर से हम शाम को 9 बजे जो हमारा समय निर्धारित है उसी समय में फिर से हम मिलते हैं। तो जो मैंने कल के टॉक की जानकारी और वीडियो जो भेजा है उसको ज़रूर सुनिए, दिन भर में 1 बार 2 बार। और नए जो मित्र जुड़े हैं उनको तो 3 बार सुनना है, ताकि कल का जो मिस हुआ है उसमें से आप कुछ अपने आप को अपडेट कर सकें। तो मैं अपनी बात यहाँ पे पूर्ण करता हूँ और यहाँ का सेशन हम यहाँ पे समाप्त करते हैं।